नेचर NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, AlCl3 बता सकते हैं हम। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट। दूसरा बॉन्ड एंगल, हाँ तो ये देखिए NH2 नेगेटिव, NH3, NH4 पॉजिटिव, बॉन्ड एंगल बताना था। ये टेट्राहेड्रल, देखो सबका स्टेरिक नंबर है 4, सारे sp3 हैं, बट दिस वन इज टेट्राहेड्रल। लेकिन इसमें एक लोन पेयर आ गया, और लोन पेयर आते ही एंगल कम हो जाता है, और NH2 नेगेटिव में तो 2 लोन पेयर आ गए, तो इसमें मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। इसमें लोन पेयर रिपल्शन है ही नहीं, इसमें बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऑर्डर हुआ बॉन्ड एंगल का। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था कि फॉर्मिक एसिड, इसकी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ CO बॉन्ड लेंथ 123 पिकोमीटर और 136 पिकोमीटर है। इसको एक्सप्लेन करना था। उसका रीजन था जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम ऐसी बना सकते हैं जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां लगा दें और इसको इधर चेंज कर दें। फॉर्मिक एसिड की ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से पहली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो पहली स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो अगर हम इसके दोनों बॉन्ड्स को A और B से इंडिकेट करें, मान लीजिए ये A है और ये B है, तो जो A बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, तो बॉन्ड A विल बी लॉन्गर देन बॉन्ड B, इसलिए ये 2 बॉन्ड लेंथ है। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखिए कि फॉर्मिक एसिड जब फॉर्मेट आयन में चेंज होता है तो दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है, बोथ द CO बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल, क्योंकि इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। बोथ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट। जितना इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उतना ही डबल बॉन्ड में भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। सो इसमें सिंगल बॉन्ड लेंथ मिलेगी, सिंगल बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, जिसका रीजन कहेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें दोनों में सेम ही आएगा ना, 1.5 आएगा। तो फर्स्ट वाले की नॉन इक्विवेलेंट थी, तो ऐसे में जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है। जैसे तीसरा क्वेश्चन यही था, इसकी बॉन्ड लेंथ 127 थी, मतलब इन दोनों के बीच की थी, सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की। उसके बाद अब तुम कह रहे हो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, क्लास में करवाया हुआ है। BF3 और अमोनिया के बीच ये जो बॉन्ड बना उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, इसका भी sp3 और इसका भी sp3, 4 बॉन्ड हो गए ना। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग F2 और O2-2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, सेम ही आएगा दोनों का, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये पेरोक्साइड है ये फ्लोरीन है। आगे के क्वेश्चन पढ़े नहीं थे क्या, किया हुआ नहीं। उसके बाद ये था, ये मुझे 6th क्वेश्चन ये आज करेंगे हम, डायपोल मोमेंट वाला। हाँ। सेवंथ भी आज तुम्हें इसका पता चल जाएगा कैसे ऑर्डर निकालते हैं, पर अदरवाइज तो ये वेक्टर सम था, वेक्टर्स की है ना। तो अगर डायरेक्शन इस तरह से हो तो दोनों बॉन्ड के जो बॉन्ड डायपोल्स हैं μ1 दोनों के सेम होंगे, OH OH बॉन्ड है, तो इसका वेक्टर सम क्या आएगा, रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। और दे रखा था यहाँ पर एंगल, ये तो डायपोल मोमेंट दे रखा था ना 1.84 डिवाइड, तो यहाँ एंगल निकाला था। ठीक है, इसके सॉल्यूशन डाले हुए हैं। हाँ तो उससे देख,
ये पहले आज डायपोल मोमेंट पूरा हो जाएगा ना, फिर पता चल जाएंगे बाकी के क्वेश्चन अदर देन डायपोल मोमेंट वाले ट्राई करना। इसके अंदर ना एक क्वेश्चन था 17 क्वेश्चन, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी थी और परसेंटेज आयनी कैरेक्टर पूछा गया था। तो एक फॉर्मूला है परसेंटेज आयनी कैरेक्टर का 16xa माइनस xb प्लस 3.5 xa माइनस xb स्क्वायर। तो इसके अंदर मान लो ए बी बॉन्ड है, तो ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ लगा दें और इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके हम परसेंटेज आयनी कैरेक्टर निकाल सकते थे। जैसे इसमें HCl, HBr, HI, तो HCl का सबसे ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा था। हाँ वो देख के पता चल जाता है, पर कैलकुलेट भी करना हो तो कर सकते थे। अब जैसे एक क्वेश्चन था कि AX4 है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, इट है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो क्या डायपोल मोमेंट होगा? ऑब्वियसली 0। दूसरा था AX5 और स्क्वायर पिरामिडल शेप है, इसका तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। और AX5, AX6 ऑक्टाहेड्रल, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा। इवन यहाँ अगर 2 लोन पेयर आ जाते तब भी 0 होता। तो लोन पेयर का भी बॉन्ड में कंट्रीब्यूशन होता है, अभी आज बताऊंगी मैं। और कौन सा बोल रहे थे तुम? 25 डायपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड डिक्रीजेस फ्रॉम HF टू HI, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसमें E सबसे ज्यादा होगा ना, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, देन HCl, देन HBr, सबसे कम HI। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से बताना था। और कोई? तो चलिए आज डायपोल मोमेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको ट्राई करना फिर से। क्वेश्चन नंबर 12, 32 क्वेश्चन का 12th पार्ट। यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन HF देन इन वाटर। हाँ प्लीज बाकी भी सुन लें। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर क्यों है? बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो देयर इज मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। हो गया। अब दूसरा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा क्यों है? इसका रीजन क्या है कि वाटर जब बॉयल होगा इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी, बिकॉज ये बॉयल होगा इस स्टेट में डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जबकि HF का साइज छोटा है, इट कैन बॉयल इन द फॉर्म ऑफ H2F2। ये वेपर में भी H2F2 की फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर जो है कम हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे ना, जबकि वाटर में तो क्या ऑल द 4 हाइड्रोजन बॉन्ड शुड ब्रेक व्हेन इट गोज इन द वेपर स्टेट, जबकि HF में इट कैन वेपोराइज इन द फॉर्म ऑफ H2F2, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर वेपर स्टेट में जा सकते हैं। देखा था HF can boil as H2F2 along with 1 hydrogen bond, but in water all the hydrogen bond should be broken, only then it will be in vapor state. Bond angle of ammonia is greater than NF3। हाँ जी, ये है अमोनिया और ये है NF3। अमोनिया में बॉन्ड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन, जबकि इसमें बॉन्ड आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, और जब अवे फ्रॉम सेंटर हो तो रिपल्शन कम होता है, एंगल कम होता है। अवे फ्रॉम सेंटर लेस बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल NF3 से ज्यादा है। और PH3 का इधर ये हो गया। दूसरा था PH3 का कम है PF3 से। तो ऐसा क्या रीजन हुआ यहाँ? इसका रीजन है इसमें रेजोनेंस है। बैक बॉन्डिंग की वजह से फ्लोरीन का एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज हो गया, और ऐसा करने से क्या हुआ? बॉन्ड पेयर ज्यादा हो गए, बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ गया और एंगल बढ़ गया।
तो अमोनिया में तो बैक बॉन्डिंग हो नहीं सकती थी क्योंकि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो यहां हम डायरेक्शन देखेंगे, लेकिन इसमें डायरेक्शन को ओवर पावर कर दिया इस बैक बॉन्डिंग ने, इसीलिए PF3 का PH3 से ज्यादा था। ठीक है, तो इसके रीजनिंग के क्वेश्चन असाइनमेंट के कर लेना, हमारे स्कूल एग्जाम में भी आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हम डायपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहे थे और हमने किया था बॉन्ड डायपोल या बॉन्ड मोमेंट भी कहते हैं इसको। किसी भी एक बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन डायपोल मोमेंट में हम लेते हैं E इंटू डी से। E इज द चार्ज, D इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज आयन, और इसका CGS यूनिट में 1 डिबाई इज 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, और SI यूनिट में 3.33 इंटू 30 कूलम मीटर। एक बॉन्ड के डायपोल की डायरेक्शन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी। और साथ ही हमने कहा था कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द बॉन्ड डायपोल्स। तो जो रेगुलर ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनका नेट डायपोल मोमेंट क्या होने वाला है? 0। यहां तक क्लियर है? तो हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता होना चाहिए थी। अब जैसे SF4 है, XeF4 है और CF4 है, इनमें से किसका नेट डायपोल मोमेंट होगा? पहले शेप बनाएंगे। शेप से पहले अब सुबह स्टेरिक नंबर निकालना सबको आता है या नहीं? फर्स्ट वाले में सल्फर का स्टेरिक नंबर है 5, सराउंडिंग एटम्स हैं 4, तो देयर इज 1 लोन पेयर, और शेप क्या होगी? ट्राइंगल पर ये लोन पेयर और सीसॉ शेप, इरेगुलर ज्योमेट्री है, विल हैव नेट डायपोल मोमेंट। तो SF4 का नेट डायपोल मोमेंट होगा जिनॉन फ्लोराइड, स्टेरिक नंबर, जिनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवेलेंट एटम 4, टोटल 6, सराउंडिंग एटम्स आर 4, सो देयर इज 2 लोन पेयर। पर ये दोनों लोन पेयर इस तरह से प्लेस्ड हैं, लोन पेयर का भी कैंसल और बॉन्ड्स का भी कैंसल, तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया? 0। और ये तो वैसे ही टेट्राहेड्रल है, सराउंडिंग एटम सारे आइडेंटिकल है, तो इसका भी 0 है। तो इन दोनों का डायपोल मोमेंट क्या है? 0। नेट डायपोल मोमेंट विल बी 0। डायरेक्शन किस तरफ होगी बॉन्ड की? वेक्टर जब हम देखते हैं डायरेक्शन भी देखनी होगी, तो ये टुवर्ड्स फ्लोरीन है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो रेगुलर ज्योमेट्रीज का डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है। फर्स्ट वाले की ज्योमेट्री इस तरह से, कैंसिल हो ही नहीं सकते ना। अब हम देखेंगे आज कि अगर मान लो लोन पेयर किसी में प्रेजेंट है तो उसका नेट डायपोल मोमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन होगा। सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जैसे S या P ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, हाँ लिखिए। सो लोन पेयर मोमेंट, अगर लोन पेयर प्योर S या प्योर P ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसका डायपोल मोमेंट में कंट्रीब्यूशन 0 होगा, बिकॉज S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर तरफ, P ऑर्बिटल में इक्वल लोब्स है दोनों तरफ, तो नेट जो डायपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। So if lone pair is present in pure S and P orbital, its contribution in dipole moment will be 0. लेकिन अगर सपोज ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो जो बिगर लोब है उसकी तरफ बॉन्ड जो है मोमेंट डायरेक्टेड होगा,
तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा नेट डायपोल मोमेंट में और डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द बिगर लोब. लिख लीजिए. इफ lone pair is present in pure s or p orbital, its contribution in dipole moment will be 0. But if lone pair is present in hybrid orbital, if lone pair is present in hybrid orbital, it will contribute in dipole moment. If lone pair is present in hybrid orbital, it will contribute in dipole moment as electron density of both the lobes is not equal. हम यहाँ डायपोल मोमेंट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें लोन पेयर का डायपोल मोमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है वो देख रहे हैं. So if lone pair is present in pure s or pure p orbital, its contribution will be 0 because symmetrical distribution है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का. s में तो वैसे ही सिमेट्रिकल है, यहाँ भी दोनों लोब्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर है तो इसका नेट कंट्रीब्यूशन 0 होगा. बट हाइब्रिड ऑर्बिटल में it will be directed towards the bigger lobe and direction is toward bigger lobe. क्योंकि दोनों लोब की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल नहीं है. अब अगर लोन पेयर किस टाइप के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है. तुम्हें पता है जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो दूसरा एटम उतना वो बॉन्ड डायपोल ज्यादा होता है. तो अगर हमारे पास अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp sp2 sp3 तो किसका कंट्रीब्यूशन डायपोल मोमेंट में सबसे ज्यादा होगा? sp का, क्योंकि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, चार्ज सेपरेशन ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है. पहले तो यहां तक लिख लीजिए. अब फैक्टर करते हैं जिन पे इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा. तो देखिए इधर सबसे पहले more the percentage of s character in hybrid orbital, more will be its lone pair moment. तो sp ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा, sp3 का कम, बाकी इसके बाद sp3d वगैरह ये सब आते जाएंगे होगा. एक और बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल है सबका, ज्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन, डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया और NF3. पहले तो बताओ किसका ज्यादा होगा? NH3 और NF3 में से किसका ज्यादा? जरा स्ट्रक्चर बना के देखो. एक मिनट, ये लिख लिया ना सबने?
ये एग्जाम्पल हो गया। हाँ जी, तो हमारे पास है अमोनिया और NF3 which will have higher dipole moment. NF3, चलिए देखते हैं। ये अभी अभी एग्जाम्पल बताया मैंने। इसमें बॉन्ड लोन पेयर का डायरेक्शन इधर है और बॉन्ड पेयर का डायरेक्शन भी इधर है, तो ये डायपोल सारे ऐड नहीं हो रहे। इसमें लोन पेयर की डायरेक्शन तो इधर ही होगी जिस तरफ बिगर लोब होगा, पर बॉन्ड पेयर की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, टुवर्ड्स फ्लोरीन। तो यहाँ डायपोल कुछ कैंसिल नहीं हो जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर मोमेंट and bond pair moment is opposite. जबकि इसमें तो क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन, तो सारे डायपोल ऐड हो जाएंगे ना। इसका डायपोल मोमेंट 0.24 डिबा है, जबकि अमोनिया का 1.46 डिबा है, इतना डिफरेंस है। सो अमोनिया इज मोर पोलर देन NF3, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा वो ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल। Ammonia is more polar than NF3. Its dipole moment is higher. इसमें हम कहेंगे bond pair moment and lone pair moments are in same direction. स्तुति, इसमें अमोनिया में भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लोन पेयर की डायरेक्शन हमेशा होती है जहां बिगर लोब डायरेक्टेड हो, तो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है बिगर लोब, तो लोन पेयर मोमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। पर बॉन्ड पेयर इज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सारे बॉन्ड पेयर्स डायरेक्टेड हैं टुवर्ड्स फ्लोरीन। लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो बॉन्ड की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स नाइट्रोजन है, टुवर्ड्स सेंटर है, और लोन पेयर भी उसी डायरेक्शन में। तो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर मोमेंट्स आर एडेड, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा हुआ, इसका डायपोल मोमेंट कुछ कैंसिल हो गया, एग्जैक्टली कैंसिल तो होगा नहीं लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का, तो ये 0.24 हो गया। ये आया समझ में? इसी तरह से देखें क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लो, ये लिख लिया सबने, नोट कर लें। अगला एग्जांपल, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 CCl4। किसमें नेट डायपोल मोमेंट होगा? क्लोरोफॉर्म में होगा, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो सारे बॉन्ड डायपोल्स इक्वल एंड ऑपोजिट है टुवर्ड्स क्लोरीन, जबकि यहां पर क्या है, एक डायपोल कार्बन की तरफ है, बाकी के क्लोरीन की तरफ है, तो कैंसिल नहीं हो पाएंगे। सो इट्स डायपोल मोमेंट विल नॉट बी जीरो, क्लोरोफॉर्म का जीरो होगा, क्योंकि सराउंडिंग एटम सारे आइडेंटिकल हैं। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग पोलर बॉन्ड। समझ में आया ये स्टेटमेंट? बॉन्ड पोलर है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज पोलर, सारे बॉन्ड पोलर है, बट नेट डायपोल मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल का क्या हुआ? जीरो। तो पूरे मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। अगर हम एज ए होल इस पूरे मॉलिक्यूल को लेते तो उस पे नेट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जीरो होता, पोलैरिटी नहीं होती इसकी, नॉन पोलर होता है।
इसी तरह से अमोनिया एंड वाटर, दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? जरा सोचो अपनी तरफ से। अमोनिया एंड वाटर, हाँ, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, सब सारे कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेता है, तो रीजन हाँ, तो अमोनिया में भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन है। इसके दो रीजन है, देखिए इधर, हाँ, इसका एंगल कम है, 104.5 डिग्री, वेक्टर सम में एंगल कम है तो ज्यादा आएगा ना, इसका 107 डिग्री है। एक रीजन तो ये हो गया, एक इसमें सिंगल लोन पेयर है, इसमें दो लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर मोमेंट ज्यादा है। और उससे भी बड़ा क्या, NH बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस OH बॉन्ड की है। सो अमोनिया और वाटर में से वाटर का डायपोल मोमेंट, वैसे भी वाटर का अमंग लिक्विड बहुत ही हाई डायपोल मोमेंट है, 1.85 डिबाई है, जबकि अमोनिया का तो अभी हमने 1.46 डिबाई देखा। तो लिख लीजिए, अमोनिया इज मोर पोलर देन वाटर, अमोनिया इज मोर पोलर, सॉरी लेस पोलर, हाँ, अमोनिया इज लेस पोलर देन वाटर। और डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज हायर। हायर देन अमोनिया। पहला, टू लोन पेयर मोमेंट्स, more electronegativity difference, more electronegativity difference of OH bond, then NH bond. और तीसरा, बॉन्ड एंगल कम है, वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर आयनी कंपाउंड, क्योंकि ये हाईली पोलर है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए व्हाई वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर आयनी कंपाउंड, तो उसका रीजन है इसका हाई डायपोल मोमेंट। इसी तरह से आगे, वाटर और OF2 में से किसका ज्यादा होगा? H2O and F2O, ऑब्वियसली वाटर का होगा। वही अमोनिया वाला केस, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर डायपोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, जबकि इसमें क्या है, लोन पेयर की डायरेक्शन और बॉन्ड पेयर की डायरेक्शन ऑपोजिट है। हाँ, एक मिनट ही लिखते। Ionic compounds are highly soluble in water. Ionic compounds are highly soluble in water because of its high dipole moment. हाँ जी, ये हो गया। हाँ, तो दूसरा एग्जांपल ये वाला था, वाटर का ज्यादा है OF2 से, इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर्स की डायरेक्शन और लोन पेयर की डायरेक्शन ऑपोजिट है, जबकि वाटर में क्या है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर मोमेंट सेम डायरेक्शन। प्लीज बातें नहीं। अब जरा एक और एग्जांपल करते हैं। ये हो गया। तुम्हें याद होगा मैंने एक टर्म बताई थी, सिस और ट्रांस आइसोमर। डबल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप्स के अरेंजमेंट के हिसाब से ये 3D अरेंजमेंट्स दो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ अभी। 2-ब्यूटीन, सबको बताइए, 2-ब्यूटीन डबल बॉन्ड के अराउंड ये मिथाइल,
ये 2 ब्यूटीन है और ये भी 2 ब्यूटीन है। तुम देखो जरा नेमिंग करके, दोनों ही 2 ब्यूटीन है ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 10 तक तुम्हें लगता होगा जैसे मर्जी लिख दें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब फर्क पड़ता है ना। डबल बॉन्ड के अराउंड है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। एक बार जो अरेंजमेंट फिक्स हो गया वो ऐसे ही रहने वाला है। अब ये जो सेकेंड वाला केस था जिसमें दोनों मिथाइल ऑपोजिट थे, ये डायरेक्शन इस तरफ होगी क्योंकि ये sp3 है और ये वाला कार्बन sp2 है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है। इसकी भी डायरेक्शन इधर है, दोनों डायपोल कैंसल। इसी तरह से ये वाले देखें तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। लेकिन यहां 0 नहीं होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है इन दोनों का जो ऑपोजिट है। कार्बन और मिथाइल का बॉन्ड डायपोल और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड डायपोल से डिफरेंट है। ऐसे ही इस तरफ, इसका मतलब ये जो सिस ब्यूटुइन है इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, इसको सिस कहते हैं। सिस मतलब जब दोनों मिथाइल सेम साइड में हो, 2 मिथाइल on same side, 2 methyl groups on same side around double bond is cis. 2 methyl opposite it is trans. तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट सिस से कम है, इसका नाम होगा ट्रांस ब्यूटुइन, डायपोल मोमेंट 0। तो मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हुआ, नॉन पोलर, और ये मॉलिक्यूल हुआ पोलर। इसका मतलब सिस और ट्रांस में से वाटर में डिसॉल्व कौन होगा, सिस 1, सो इट इज वाटर सॉल्युबल। पोलर कंपाउंड पोलर मीडियम में डिसॉल्व होते हैं, तो सिस 2 ब्यूटीन वाटर सॉल्युबल हुआ, ट्रांस 2 ब्यूटीन इनसॉल्युबल हुआ क्योंकि ये नॉन पोलर है, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ऑर्गेनिक में ये जो आइसोमर्स हैं, दोनों आइसोमर्स है ना, सिस और ट्रांस आइसोमर्स में सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है। अच्छा, बेंजीन का क्या होगा, जीरो ही आएगा ना। सारे जो CH बॉन्ड है इक्वल एंड ऑपोजिट है, बेंजीन भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, डायपोल मोमेंट 0 है इसका, इसलिए वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। बेंजीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद 0 डायपोल मोमेंट, प्लेनर है ये 0 डायपोल मोमेंट के साथ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का वैसे भी थोड़ा इनऑर्गेनिक से तो कम ही होता है, आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होगा, इनका तो कम ही होगा, राइट। चले आगे। इसके अलावा ये है H2O और ये है ईथर, दोनों R ग्रुप है। चलो R को हम मिथाइल कर लेते हैं। इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री और इसका 111 डिग्री। 111 डिग्री क्यों, क्योंकि मिथाइल मिथाइल बड़े ग्रुप्स है ना, एक मिथाइल में 3 बॉन्ड है, तो बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा है, इसका एंगल ज्यादा है, विच विल हैव मोर डायपोल मोमेंट। सबकी डायरेक्शन एक तरफ है बट बॉन्ड एंगल H2O का ज्यादा होगा ना, जितना एंगल कम होगा उतना डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, वेक्टर सम
जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा कम होता जाएगा, जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 दोनों का ही नहीं है, बट ज्यादा किसका है? वाटर का। बिकॉज इसमें बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होने से, मिथाइल मिथाइल के रिपल्शन ज्यादा होने से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया और उसका वेक्टर सम कम आएगा। अब एक और एग्जांपल देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ प्लीज, इसमें बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +2, ऑक्सीजन की -2। फॉर्मल चार्ज कार्बन का -1 और ऑक्सीजन का +1। तो अगर कहीं, सुने ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट और फॉर्मल चार्ज के साइन ऑपोजिट हो तो डायपोल मोमेंट कम हो जाता है। मतलब एक चीज कार्बन को पॉजिटिव बना रही है तो दूसरी चीज कार्बन को नेगेटिव बना रही है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से डायरेक्शन शुड बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बट फॉर्मल चार्ज का मतलब कंप्लीट चार्ज, और कंप्लीट चार्ज किस पर आ रहा है? कार्बन पर। तो डायरेक्शन इस तरफ है इसकी, पर इसका डायपोल मोमेंट एक्सपेक्टेड से कम है। इट हैज वेरी लो डायपोल मोमेंट, 0.112 डिवाइड। उसका रीजन है पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो डायपोल मोमेंट कम हो जाता है। लिख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है वेरी लो डायपोल मोमेंट ड्यू टू पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज on more electronegative atom. Carbon monoxide have very low dipole moment due to positive formal charge on electronegative atom. Due to positive formal charge on electronegative atom. ठीक है, एक तो इस केस में कम हो जाएगा। दूसरा केस देखें, हाँ नॉर्मली ये वैलिड है। एक और सिचुएशन बताती हूँ तुम्हें। इधर देखिए, ये कंपाउंड है विनाइल क्लोराइड। दिस इज विनाइल क्लोराइड। एक सेकेंड, इसको कैलकुलेट करके देखो फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पर। बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, बॉन्ड्स हैं 3, लोन पेयर्स हैं 2, +1 हो गया ना। ठीक है, हाँ तो दूसरा एग्जांपल था ये विनाइल क्लोराइड है, और इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें सबका ऑक्टेट पूरा है। इन दोनों में क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो डायपोल की डायरेक्शन हुई क्लोरीन। सेकेंड वाले में नेगेटिव चार्ज किस पर आ गया? कार्बन पर, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो अगर कहीं रेजोनेंस में डायरेक्शन ऑफ डायपोल रिवर्स हो जाए तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट एक्सपेक्टेड से कम हो जाता है। ये समझ में आया? अगर किसी कंपाउंड की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और दोनों स्ट्रक्चर्स में डायरेक्शन ऑफ डायपोल ऑपोजिट है तो नेट डायपोल मोमेंट एक्सपेक्टेड से कम होगा। तो विनाइल क्लोराइड, it has low dipole moment due to different direction of dipole in two resonating structure. अगर सारी ही स्ट्रक्चर में डायरेक्शन एक ही तरफ जा रही है तब डायपोल मोमेंट एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाएगा।
अगर सारी स्ट्रक्चर में किसी में एक डायरेक्शन में, दूसरी स्ट्रक्चर में ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो अगर हमें किसी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दी जाए तो वहां देख के पता चल जाएगा डायरेक्शन क्या है। तो जिस कंपाउंड में एक ही डायरेक्शन में सारी स्ट्रक्चर्स में डायपोल जा रहा है उसका डायपोल मोमेंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ठीक है, अब जरा एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल एक दो कर लेते हैं, बाकी तो ऑर्गेनिक में आएंगे तब पता चलेंगे। लिखिए इधर सबने। अब देखें बेंजीन है और उस पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स, मिथाइल मिथाइल पैरा पोजीशन पर, और ये मेटा पोजीशन पर, और ये ऑर्थो पोजीशन पर। किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? ऑर्थो वाले का ज्यादा होगा। पैरा का तो कैंसिल ही हो जाएगा, इस तरफ डायरेक्शन है ना, कैंसल, इक्वल एंड ऑपोजिट, डायपोल मोमेंट विल बी जीरो। यहां पर एंगल ज्यादा है, इसका एंगल कम, तो ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल होगा। If two identical groups are present at para position, then its dipole moment will be lowest और ऑर्थो पर हाईएस्ट होगा। ऑर्थो तुम्हें पता है 1-2 पोजीशन, मेटा 1-3 पोजीशन। देखिए एग्जांपल सबने। अब एक एग्जांपल और ध्यान से देखिए। अगर ये दो डिफरेंट ग्रुप होते, एक मिथाइल लगा हुआ है और एक नाइट्रो लगा हुआ है, नाइट्रो ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर। अब ऑर्थो मेटा पैरा में किसका ज्यादा होगा? पैरा का ज्यादा होगा, तब ऑर्थो का सबसे कम होगा। डायपोल की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है ना। तो नाइट्रो की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मिथाइल उसको दे रहा है, नाइट्रो उसको ले रहा है। ऐसे में मैक्सिमम डायपोल मोमेंट पैरा का और मिनिमम ऑर्थो का। तो हमें ये भी देखना है कि कौन से ग्रुप्स लगे हुए। अगर मान लो यहां भी नाइट्रो होता, इधर भी नाइट्रो होता, तब तो इसका फिर से जीरो हो जाता ना, कैंसिल हो जाता। ये क्या है? इथेन, इसका होगा नेट डायपोल मोमेंट, कैंसिल नहीं हो जाएगा। मिथाइल मिथाइल कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के, डायपोल मोमेंट विल बी जीरो। वैसे भी जितने भी अल्केन है ना ये नॉन पोलर होते हैं, ऑल अल्केन्स आर नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब डायपोल मोमेंट जीरो, ऑल अल्केन्स आर नॉन पोलर। एंगल कम है और डायपोल्स क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो डायपोल अगर सेम डायरेक्शन में हो तो 180 डिग्री पर अगर होंगे तो सबसे ज्यादा होगा ना वेक्टर सम। हाँ आइसोमर का भी तो अलग है, आइसोमर ही तो है सारे। किसके? हाँ सबका सबका जीरो ही होता है। अरेंजमेंट ही ऐसा है कि वो कैंसिल हो जाता है। हाँ जी प्लीज क्लियर।
एक बार जेई मेन में क्वेश्चन आया था कि 4 एग्जाम्पल थे, पूछा गया था इनमें से किसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, और वो जो एग्जाम्पल थे, हाँ, उनमें एक एग्जाम्पल में ऐसे लिखा हुआ था, और बाकी के थे जैसे मिथाइल मिथाइल था और नाइट्रो नाइट्रो था। इनके तो अभी मैंने बताया 0 है, पर इन दोनों के डायपोल मोमेंट 0 नहीं होंगे। अगर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री वाले ग्रुप्स लगे हों तो उनके एग्जैक्टली कैंसिल नहीं हो पाते डायपोल मोमेंट। तुमने ऐसे लिखा है स्ट्रक्चर, इसका एच पीछे की तरफ भी तो हो सकता था ना, ऐसे भी हो सकता था, बेंड है ना, ये तो ऐसे है, ये मॉलिक्यूल बेंड है, और ये बेंड मॉलिक्यूल के एंगल्स अलग अलग हैं, और एग्जैक्टली इनकी डायरेक्शन जो है ऑपोजिट नहीं हो पाएगी डायपोल्स की। तो ये देख लीजिए, इफ टू ग्रुप्स ऑफ डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड पता है ना, बॉन्ड पे अलोन पे दोनों, if two groups of distorted geometry are present at para position, their dipole moment will not be 0. If two identical groups of distorted geometry, two identical groups of distorted geometry are present at para position, their dipole moment will not be 0. तो यहाँ डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो तभी ऐसा होगा। अब जैसे ये जो मैंने अभी लिखा है, इसका क्या होगा, ये तो डिस्टॉर्टेड नहीं है, 0 होगा। रेगुलर ज्योमेट्री वाले ग्रुप्स अगर प्रेजेंट हैं तो 0 होगा, अगर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री वाले आइडेंटिकल ग्रुप्स भी पैरा पर प्रेजेंट है तब भी इसका 0 नहीं है, नॉन 0 होगा, कम होगा पैरा का बट 0 नहीं होगा। हाँ, नेट डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे। हाँ जी प्लीज, ये समझ में आया। अब यहाँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है डायपोल मोमेंट का, और वो है परसेंटेज आयनी कैरेक्टर बताना। डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम परसेंटेज आयनी कैरेक्टर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। एक तो अगर नेट डायपोल मोमेंट है तो हम ज्योमेट्री कंफर्म कर सकते हैं, इसका डायपोल मोमेंट 0 है तो इसकी इरेगुलर ज्योमेट्री हो ही नहीं सकती, तो वो तो हमें पता चल ही जाता है। दूसरी एप्लीकेशन देखिए, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट, और इसका फॉर्मूला क्या है देखिए इधर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर is dipole moment observed by dipole moment calculated. जो कैलकुलेटेड है वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, E इंटू डी वाले फॉर्मूले से। एक्चुअल डायपोल मोमेंट इसका दिया होगा, ऑब्जर्व्ड इज एक्चुअल डायपोल मोमेंट, एक्सपेक्टेड कैलकुलेटेड वाला है इट इज एक्सपेक्टेड। वैसे एक और इसका मेथड है, मतलब फॉर्मूला है, चार्ज ऑब्जर्व बाय कंप्लीट चार्ज। ESU में अगर चार्ज ले रहे हैं तब डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे, सॉरी कूलम्स में ले रहे हैं तो, ESU में ले रहे हैं तो
4.8 ले लेंगे। चार्ज इन ESU बाय 4.8 इंटू 10⁻⁻10। इन दोनों से सेम ही आयनिक कैरेक्टर आएगा। जैसे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में भी थे। ये तो एक्सपेरिमेंट से हमने निकाला, ये हमने एक्सपेक्ट किया था इतना आना चाहिए E/D वाले फॉर्मूले से। कम क्यों हुआ बताती हूँ मैं। हाँ जी, इधर प्लीज। अब देखें जरा, मान लीजिए AB बॉन्ड है। इस AB बॉन्ड का ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट है 1.91 डिवाइड, बॉन्ड लेंथ है 0.92 एंगस्ट्रॉम, और निकालना है हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। हम यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे अज्यूमिंग कंप्लीट चार्जेस। पार्शियल चार्जेस की जगह E अगर हम कंप्लीट ले लेते तो हम रॉन्ग कर रहे हैं ना। सिंगल बॉन्ड है, हमने सिंगल चार्ज ले लिया, मतलब 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ले लिया। डिस्टेंस क्या थी 0.92, और ESU में इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में ले लिया। यहां से डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करें, ये आता है 4.416 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, या इसको कहेंगे 4.416 डिवाइड, जबकि ऑब्जर्व हो रहा है इतना, तो जितना डिफरेंस आएगा इन दोनों में उतना ही आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 1.91 ऑब्जर्व है, होना चाहिए था 4.41। अगर ये कंप्लीटली आयनिक होता तो, कंप्लीट चार्जेस होते तो, ये इस बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हो गया 43 पॉइंट समथिंग आएगा, 43.25। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तो ये कि जो ऑब्जर्व था और फिर हमने कैलकुलेट किया इस बॉन्ड को आयनिक मानते हुए, ई को कंप्लीट मानते हुए, तो ये 43% है, मतलब ये कंपाउंड कोवेलेंट ही है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। दूसरा मेथड क्या हो सकता था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर करने का, हम इस पे एक्चुअल चार्ज निकाल लेंगे कि इस AB में एक्चुअली चार्ज कितना है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। एक मिनट, ये लिख लिया सबने? हम यहाँ म्यू ऑब्जर्व E ऑब्जर्व इंटू D, और म्यू ऑब्जर्व था 1.91 डिवाइड है तो इंटू 10⁻18 कर लेंगे। E ऑब्जर्व निकालना है हमें, और D कितना है 0.92 इंटू 10⁻⁻8, यहां से E ऑब्जर्व निकाल देंगे। देखिए जरा कितना आता है, 2.07 10⁻⁻10 कितना ESU में
है ना। और होना कितना चाहिए था, अगर ये 100% आयनिक होता तो होना चाहिए था इसका 4.8 इंटू 10⁻10, जबकि अभी कितना है 2.07 इंटू 10⁻10। कितना परसेंट, उतना ही आ जाता है 43 के आसपास ही। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर विल बी 43%। तो दोनों तरीके से एक ही बात है ना। तो डिफरेंस का रीजन समझ में आया, क्योंकि ई को हम कंप्लीट मान रहे हैं जबकि वो पार्शियल है। आई थिंक ये मेथड समझ में आ गया होगा। आप जरा एक क्वेश्चन करके बताएं मुझे। मेथड आ गया ना समझ में। देखिए डायपोल मोमेंट ऑफ एच एफ, हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट लिख लिया सबने। यस मैम। तो क्वेश्चन लिखिए। डायपोल मोमेंट ऑफ एच एफ इज 1.83 divide. What will be charge on hydrogen in HF if bond distance is 9 into 10⁻11 meter. चार्ज हमें ESU में निकालना है। What will be charge in ESU on hydrogen in HF if bond distance is 9 into 10⁻11 meter? तुम्हें यहाँ चार्ज निकालना है। करो कैलकुलेट। चार्ज ESU में निकालना है तो सारी वैल्यू CGS में आनी चाहिए ना। ये CGS में आ गया 0.2, 0.02 तो नहीं है, 0.2 भी नहीं लग रहा मुझे। एक ये मीटर में है, पहले तो इसको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा ना। किया था ये, यही करेंगे हम। यहां से E आएगा, तो ये आता है 2.03 इंटू 10⁻10 ESU। समझ में आइए। तो सबसे पहले तो इसको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, इसको भी ESU सेंटीमीटर में चेंज करना है। यूनिट्स का भी ध्यान रखना है ना। तो ESU में इतना आ गया। हाँ अगर मान लो ये कूलम में निकालना होता तो अब यहाँ पर हम 10⁻18 की जगह किससे मल्टीप्लाई करते, 3.33 इंटू 10⁻30 से। तब ये यहाँ पर हम मीटर में ही ले लेते, तब चार्ज हमारा कूलम्स में आ जाता। हाँ जी बताएं जरा, समझ में आएगी डायपोल मोमेंट। इसी से रिलेटेड अगली हमारा बॉन्ड है, फोर्स है, जिसको हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, जो लास्ट टॉपिक है इसका। तो नेक्स्ट लिखिए, लास्ट बॉन्ड वैन डर वाल्स force of attraction. It is a physical force. Van der Waals force of attraction, physical force
एक्चुअली वैन डर वाल्स फोर्सेस नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं। अब तक तो हम बॉन्डेड मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे ना, अब ये नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो लिख लीजिए अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। याद करो हमने एक रेडियस भी की थी, वैन डर वाल्स रेडियस। नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर वैन डर वाल्स फोर्सेस। सबसे वीकेस्ट फोर्सेस हैं ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के बीच के फोर्सेस हैं, किसी डायपोल के फोर्सेस हैं। अब इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस में हम 3 तरह के डायपोल्स को स्टडी करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इनका मैग्नीट्यूड होगा। सो पहले तो लिख लीजिए टाइप्स ऑफ डायपोल्स। डायपोल्स, टू ऑपोजिट पोल्स, किन कंडीशंस में क्रिएट होते हैं? पहला, परमानेंट डायपोल्स। परमानेंट डायपोल्स। परमानेंट डायपोल्स कब होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका नेट डायपोल मोमेंट है, उनके बीच के फोर्सेस, उनके बीच में परमानेंट डायपोल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होंगे। तो यहां लिख लीजिए परमानेंट डायपोल एग्जिस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि वाटर के बीच के फोर्स, HCl पोलर मॉलिक्यूल। वाटर में तो इस परमानेंट डायपोल को हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दे देते हैं हम, HCl है, SO2 मॉलिक्यूल है, ये सारे पोलर मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में हमेशा एक परमानेंट डायपोल होगा। पूरे मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स होंगे। हो सकती है पर नेट डायपोल मोमेंट होगा। दूसरा डायपोल देखें, ये है इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल ये एक तरह का टेम्परेरी डायपोल है जो क्रिएट होगा ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरिंग डायपोल। मान लो कि वाटर मॉलिक्यूल है और इसके अराउंड क्लोरीन मॉलिक्यूल आता है, एक पोलर के अराउंड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आता है, तो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में टेम्परेरीली एक डायपोल इंड्यूस होता है, तो उसको हम इंड्यूस डायपोल कहते हैं। तो लिख लीजिए इंड्यूस डायपोल की डेफिनेशन। इंड्यूस डायपोल इज, it is a temporary dipole that is created due to the influence of neighboring dipole। और ये हमेशा किसके बीच होगा? एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच। एक मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट है और दूसरा जिसमें जीरो डायपोल मोमेंट। पोलर मॉलिक्यूल या जिसमें परमानेंट डायपोल है, दूसरा जिसमें डायपोल्स नहीं है, उनके बीच में जो डायपोल हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे? ये इंड्यूस्ड डायपोल का केस है। तीसरा केस है, ये दोनों समझ में आए? तीसरा केस है इंस्टेंटेनियस डायपोल। इंस्टेंटेनियस डायपोल ये दो टेम्परेरी डायपोल के बीच का फोर्स है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स है। जैसे कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, कोई डायपोल मोमेंट नहीं है इनका, पर जब ये दो मॉलिक्यूल थोड़े से क्लोज आ जाते हैं तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इनके बीच में डायपोल इंड्यूस हो गया, टेम्परेरी डायपोल हुआ।
तो दो मॉलिक्यूल जिनमें टेम्परेरी डायपोल्स हो उनको, उस डायपोल को इंस्टेंटेनियस डायपोल कहते हैं। और ये तभी आता है जब दो मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, तभी वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अफेक्ट कर देते हैं। it is a temporary dipole that exists due to fluctuation of electron cloud. It is between two non-polar molecules. It is between two non-polar molecules. दोनों मॉलिक्यूल में कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंड पोल्स नहीं थे, पर ये दोनों मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा पास आए तो एक का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपेल हो गया और इस तरह से उनके पॉजिटिव एंड पास आ गए और इनके बीच में एक इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हो गया। अब इन डायपोल की वजह से जो फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, तो अब आते हैं हम टाइप ऑफ फोर्सेस पर। ये तीन तरह से डायपोल्स बनेंगे, वो पता चल गया सबको। तो पहला फोर्स देखते हैं, आयन डायपोल फोर्स। फर्स्ट इज आयन डायपोल फोर्सेस। प्लीज सुने ध्यान से। NaCl को वाटर में डाला, सोडियम आयन के चारों तरफ वाटर का नेगेटिव एंड, क्लोराइड आयन के चारों तरफ वाटर का पॉजिटिव एंड आ गया। तो इन आयन और वाटर के डायपोल के बीच के जो फोर्सेस हैं वो कौन से हुए, आयन डायपोल फोर्सेस। ये फोर्सेस किसके बीच में होंगे, बिटवीन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। force of attraction between ion and partial charge of polar molecule, ये भी कह सकते हैं, and partial charge of a polar molecule like NaCl in water. सोडियम आयन के अराउंड ये वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे जिसमें वाटर का नेगेटिव एंड, अब पूरे वाटर मॉलिक्यूल को हम एक पोल्स की तरह लिख रहे हैं। ऐसे ही क्लोराइड आयन, इसके चारों तरफ वाटर का जो एंड आएगा पॉजिटिव एंड आएगा। आयन डायपोल फोर्सेस, जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है इसी तरह के फोर्सेस होते हैं। ऑब्वियसली ये जो फोर्सेस हैं, आयनिक बॉन्ड, प्योर आयनिक बॉन्ड और प्योर कोवेलेंट बॉन्ड से तो वीकर ही हैं। These forces are weaker than, these are weaker than ionic bond and covalent bond. बट वेंडरवाल फोर्सेस में ये स्ट्रॉन्गर है, बट अमंग वेंडरवाल फोर्सेस ये स्ट्रॉन्गर है और नॉन डायरेक्शनल है। These are stronger among physical forces, but stronger among physical forces. आ गया समझ में? तुम्हें याद होगा हमने आयन आयन के बीच में जो एनर्जी आती है उसका फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2 by R, है ना। पर आयन डायपोल में जो एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर।
थोड़े से वीकर हैं, डिस्टेंस बहुत ही कम होगी तब ऑपरेटिव होंगे। एनर्जी बिटवीन आयनिक आयंस, बिटवीन आयंस, जो फोर्स ऑफ कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका फॉर्मूला Q1 Q2 बाई R लिखते हैं ना, इसके फॉर्मूले में Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आए। अगला फोर्स देखें, हाँ जी लिखिए, अब है डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स, डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स। इसको कीसम फोर्सेस भी कहते हैं। और नाम से पता चल रहा है ये कहां एग्जिस्ट करेगा, between two molecules having permanent dipoles. Force of attraction between two molecules having permanent dipole. डायपोल डायपोल फोर्सेस, जैसे कि अगर हम कहें ये HCl का मॉलिक्यूल है, तुम देखो इनके बीच में कोई बॉन्ड तो नहीं है, HCl HCl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं है, इस पे पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये जो डायपोल्स हैं परमानेंट डायपोल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना, इस फोर्स को हम कहेंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस। ये आयन डायपोल से वीकर है, दिस इंट्रैक्शन इज वीकर देन आयन डायपोल, क्योंकि आयन के ऊपर चार्ज कंप्लीट है, जबकि यहां पर सभी पर चार्ज क्या है, पार्शियल। दिस इज वीकर देन आयन डायपोल फोर्स ड्यू टू पार्शियल चार्जेस। आयन डायपोल में तो कंप्लीट चार्ज है, इसमें है जैसे HCl मॉलिक्यूल है, HCl पे अच्छा E इज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एनर्जी है ना, इलेक्ट्रो फोर्स में हम क्या करते हैं Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिखते हैं, एनर्जी में हम क्या लिखते हैं Q1 Q2 बाई R। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज आए, Q1 Q2 बाई R किया था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहां पर है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। R क्या है यहां पर, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स एंड आयन, ठीक है, यहां ये आ जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज आयन क्या लिया था हमने, Q1 Q2 K बाय R, याद है। तो अब अगर ये आयन डायपोल है तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, Q1 Q2 K बाय R स्क्वायर, ठीक है। K वही कांस्टेंट जो किया था हमने 9 इंटू 10⁹, और CGS में 1 था ये, ओके प्लीज। हाँ इधर देखे, ये आ गया समझ में। अब जो डायपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हैं, अगर ये लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है तो ये डायपोल रोटेटिंग होंगे, घूमते रहेंगे, लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो फिक्स्ड होंगे। जब ये सॉलिड स्टेट में होंगे फिक्स्ड होंगे, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, पर जब ये रोटेटिंग होंगे तो ये कम होगा। तो दो तरह से इसको स्टडी करते हैं, एक स्टेशनरी डायपोल्स और दूसरे मूविंग डायपोल्स, और उन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, स्टेशनरी का। तो लिख लीजिए स्टेशनरी। हाँ ये स्लाइड हो गई सबकी,
स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स जो कि सॉलिड में होंगे, interaction energy is inversely proportional to r cube, but between rotating molecule बातें नहीं। एनसीईआरटी में ये वाला जो टॉपिक है ना वो गैसियस स्टेट में दिया हुआ है। स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल जो सॉलिड है उसमें इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया ये रिलेशन। और बिटवीन रोटेटिंग मॉलिक्यूल इट इज आर रेज टू पावर 6। तो इसका मतलब रोटेटिंग मॉलिक्यूल में तो इसका मैग्नीट्यूड और भी कम हो जाएगा। और यहाँ आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। पहला था आयन डायपोल, दूसरा था डायपोल डायपोल। और डायपोल डायपोल का ही एक एक्सट्रीम केस आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इतना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा कि वो बॉन्ड एक कंप्लीट बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा और डायरेक्शनल बन जाएगा। डायपोल डायपोल ही तो है वाटर वाटर के बीच। वाटर भी डायपोलर, वाटर में भी डायपोल है दोनों मॉलिक्यूल में। उनके डायपोल इतने स्ट्रॉन्गर हैं कि हाइड्रोजन पर इतना ज्यादा चार्ज आ जाता है कि वो बॉन्ड की फॉर्म में आ जाता है। राइट। तीसरा देखते हैं हम। अगर एक पोलर मॉलिक्यूल हो और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो तो क्या कहेंगे इसको? पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो नेक्स्ट लिखिए, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इसको डिबाई फोर्स भी कहते हैं। डिबाई फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरेक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि HCl एंड आर्गन, यही कहेंगे। HCl क्या है? पोलर, और आर्गन क्या है? नॉन पोलर। तो उसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा डायपोल। अच्छा, अगर ये HCl और ज़ेनॉन होता तो इन दोनों में से किसके अंदर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होती? ये दो केसेस हैं। एक में HCl के ऑपोजिट आर्गन है, दूसरे में HCl के साथ ज़ेनॉन है। किसमें स्ट्रॉन्गर होता? ज़ेनॉन में। मतलब ये इंटरेक्शन जितना बड़ा साइज, कॉन्टैक्ट एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ये फोर्स ज्यादा होगा। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जितना कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा उतना ये फोर्स ज्यादा। इसका मतलब HCl आर्गन और HCl ज़ेनॉन, इनमें से HCl ज़ेनॉन के बीच में ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। ज़ेनॉन का साइज बड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है। और इसकी इंटरेक्शन एनर्जी बहुत ही कम है, वही 10⁶ के ऑर्डर में ही होगी। इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁶। सबसे वीकेस्ट कौन सा होगा? इंड्यूस्ड डायपोल या वही इंस्टेंटेनियस डायपोल जहां पर होगा। एक मिनट, ये लिख लिया, लास्ट लिख लीजिए। इसको कहते हैं डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स, इवन लंदन फोर्सेस भी कहते हैं इसको।
इट इज बिटवीन इंड्यूस्ड डायपोल, प्लीज बातें नहीं, हाँ लंडन फोर्सेस भी कहते हैं। इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, और ऑब्वियसली ये किसके बीच होगी? बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन जो भी है, इन सबके बीच में कौन से फोर्सेस होंगे? डिस्पर्जन फोर्सेस। तो हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में डिस्पर्जन फोर्सेस हैं। हाँ, तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्पर्जन फोर्सेस किसके होंगे? आयोडीन के। कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, दैट इज द रीजन आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, और ये दोनों गैसेस हैं। क्यों? क्योंकि आयोडीन में फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, तो मॉलिक्यूल थोड़े से और पास आ जाएंगे और सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। ब्रोमीन में थोड़े वीकर हैं, तो ये लिक्विड हो गया। और फ्लोरीन और क्लोरीन ये गैस ही हो गए, क्योंकि इनके फोर्सेस बहुत ही वीक होंगे, साइज बहुत छोटा है। क्या है समझ में? तो हेलोजन की फिजिकल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से फोर्सेस हैं? डिस्पर्जन फोर्सेस। सो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, increases, dispersion forces increases, dispersion forces increases, so boiling point increases, melting point increases, physical state changes from gas to solid. इन सबका एक ही रीजन है, हेलोजन की फिजिकल स्टेट डिफरेंट होने का रीजन है डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्पर्जन फोर्सेस। थोड़े से भी मॉलिक्यूल दूर चले जाएं, डिस्पर्जन फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और इनकी एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r⁻⁶ के। तभी तो तुम्हें याद होगा, हमने बॉइलिंग पॉइंट बताया था पिछली क्लास में, कहा था HF का सबसे ज्यादा, फिर हमने HI का बताया था। तो यहाँ हम कह सकते थे कि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, एरिया बड़ा है, तो कांटेक्ट एरिया ज्यादा हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हें पता है ना, हेलोजन में एक और नया हेलोजन डिस्कवर हुआ है, एस्टेटीन, तो ये भी सॉलिड होगा, इसका तो सरफेस और भी बड़ा हो जाएगा। समझ में आई है? हाँ प्लीज, इधर नोबल गैसेस, सारी गैसेस ही हैं, इन सबके बीच कौन से फोर्सेस होंगे? वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो अगर हमें, प्लीज बातें नहीं, थोड़ा सा रह गया बस। नोबल गैसेस में जिनॉन है, क्रिप्टॉन है, आर्गन है, नियॉन और हीलियम है। इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? अगर इनको लिक्विफाई करके बॉइल करें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनमें से किसका होगा? जिनॉन का। रीजन? more dispersion forces due to more contact area, bigger size, more molecular mass. सारे gases हैं, but magnitude of van der Waals forces are different. Xenon का सबसे ज्यादा होगा। Boiling point का ये order, reason dispersion forces, van der Waals forces, London forces. अब जरा हाइड्रोकार्बन पे आ जाते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, किसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे? जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ते जाएंगे। तुमने देखा होगा 6 कार्बन के बाद जो एल्केन है वो लिक्विड हो जाते हैं, पेट्रोल लिक्विड की कैटेगरी में आता है, और हायर एल्केन तो सॉलिड ही हो जाते हैं क्योंकि इनके फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है। बट अब यहाँ सुने ध्यान से, तुमने जरूर ये पढ़ा होगा पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। आइसोमर है ये, सेम मॉलिक्यूलर मास है,
ये पेंटेन का स्ट्रक्चर, प्लीज जरा ध्यान से देखें। आइसोपेंटेन में एक कार्बन ब्रांचिंग में चला गया और नियोपेंटेन में तो दोनों ब्रांचिंग में हो गए। इन सब में कार्बन का नंबर सेम है, पर क्या सरफेस एरिया सेम है? इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, स्फेरिकल हो गया है। तो ये सारे आइसोमर्स हैं, सेम मॉलिक्यूलर मास है, बट इनके वैंडरवाल फोर्सेस अलग अलग हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग है। बताइए किसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है? स्ट्रेट चेन वाले का, और इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। हम कहेंगे मोर सरफेस एरिया, स्ट्रॉन्गर डिस्पर्जन फोर्स। तो ये स्टेटमेंट कहा जाता है इन अल्केन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। सही हो रहा है? सो बॉइलिंग पॉइंट decreases with branching due to decrease in surface area, dispersion forces decreases, dispersion forces decreases। वैसे तो जिसका कार्बन ज्यादा उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन कार्बन सेम होने के बाद भी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है। उसका रीजन कहीं ये था। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। ब्रांचिंग से क्या होता है? सरफेस एरिया कम होने लगता है, कॉन्टैक्ट एरिया कम हुआ, डिस्पर्जन फोर्सेस वीकर हो गए, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। अब उनको सेपरेट करना इजी होगा। ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ऑर्गेनिक में कई जगह नजर आता है। राइट, चलिए अभी हमने ब्यूटीन किया था ना, 2 ब्यूटीन। प्लीज इधर, अब सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन किए थे। तो मुझे बताओ इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और क्यों है? थोड़ी देर सोच के बताना आंसर। हाँ ये लिख लिया ना सबने? ऑनलाइन स्टूडेंट भी बताएं। सिस ब्यूट टू इन और ट्रांस ब्यूट टू इन, which will have higher boiling point? हाँ जी, मुझे रीजन के साथ आंसर चाहिए। हाँ ओके, बोलो ट्रांस क्यों? उल्टा बोल रहे हो। ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 था। ये ट्रांस था ना, डायपोल मोमेंट 0 था, ये नॉन पोलर था, तो इसमें तो डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे। जबकि सिस तो पोलर है, इसमें तो डायपोल है, इट विल हैव डायपोल डायपोल फोर्स। जिसका नेट डायपोल मोमेंट है, जो खुद पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें डायपोल डायपोल फोर्स होगा। दैट इज वाई सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होगा। लिख लीजिए, जल्दी लिखें इसको। क्रूशियल, सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन में सिस 2 ब्यूटीन का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, पोलर है ये, इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं। जबकि ये नॉन पोलर है, तो इसमें डिस्पर्जन फोर्स है जो कि वीकर होता है। ठीक है,
जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। मॉलिक्यूलर मास भी वन ऑफ द रीजन है, बट डायपोल मोमेंट भी एक रीजन है। अगर मास सेम है तो फिर हम इसी पर आ जाते हैं। अच्छा ये बताएं, दोनों में से वाटर सॉल्युबल कौन होगा? सिस। फिर वही बात डायपोल मोमेंट वाली कि वाटर के साथ इसमें डायपोल फोर्सेस होंगे, जबकि ट्रांस में वाटर के साथ डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस होंगे। एक मिनट, ट्रांस में डायपोल इंड्यूस होगा, वाटर में ऑलरेडी डायपोल है, तो ये फोर्सेस कौन से हुए? डायपोल इंड्यूस डायपोल। तो वाटर सॉल्युबल विल बी सिस। वहां तो डायपोल मोमेंट एक क्राइटेरिया हो गया। ऐसे ही लिखें एक और, बस लास्ट ही है, थोड़ा सा रह गया है। मीथेन, सिलिकॉन का सिलेन, टिन का स्टैनेन और लेड का प्लम्बेन। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में नहीं है तो सभी और सारे टेट्राहेड्रल हैं, सबका डायपोल मोमेंट क्या है? 0, सारे ही नॉन पोलर है, तो बस साइज देख लो। यस, अगला क्वेश्चन लिख दिया है, मीथेन, सिलेन, स्टैनेन, प्लम्बेन। नाम कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये स्ट्रक्चर लिख लो। प्लम्बेन का सबसे ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ बिगर साइज, सरफेस एरिया ज्यादा। ठीक है, इसी तरह से वाटर सॉल्युबिलिटी, हाँ जी, वाटर सॉल्युबिलिटी, जितना इंटरेक्शन वाटर के साथ ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और इंटरेक्शन ज्यादा किसका होगा? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज़ेनॉन। तो हम कहेंगे ज़ेनॉन का साइज बड़ा है, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस विल बी स्ट्रॉन्गर होगा, तो सॉल्युबल भी ज्यादा होगा। हाँ जी, लिख लिया सबने? हाँ, इधर अब यहाँ एक चीज देखें, हाँ हो गया, कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की बातें नहीं, इधर अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हम एल्कली, रोशल बातें बंद करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, और इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, 80, नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। रीजन ऐसे नहीं, साइज पूरा, दोनों का रीजन बताओ मुझे। हाँ इधर कौन बताएगा? हाँ गुलदास बताओ। हाँ क्वेश्चन है, in alkali metal as we go down the group boiling point decreases, but in halogen as we go down the group boiling point increases. Why? पीरियोडिक टेबल में ये ऑपोजिट ट्रेंड क्यों है? ऐसे एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अभी अभी बताया मैंने, हाँ ये तो अभी बताया, ये पहले बताया था ना। अरे भाई दोनों में टाइप ऑफ बॉन्डिंग ही अलग है, यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में है डिस्पर्जन फोर्सेस, डिस्पर्जन, प्लीज अब सुन लीजिए, पहले आ नहीं रहा था, अब सुन लो ध्यान से, डिस्पर्जन फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल, जबकि यहाँ क्या है? मेटालिक बॉन्ड,
metallic bond between molecules. और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के. स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जबकि डिस्पर्जन फोर्सेस की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के. तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा डिस्पर्जन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे. तुम्हें भी लिखना है. इधर बातें बंद करो. क्या नाम है? इधर देखो जो बता रही हूँ, तुम्हारे लिए भी है ये. As we go down the group, strength of dispersion forces increases with size, whereas strength of metallic bond decreases with increase in size. क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच, तो जितना बड़ा मेटल होगा उतना इलेक्ट्रॉन के साथ उसका अट्रैक्टिव फोर्स वीकर हो जाएगा. तो यहाँ पर टाइप ऑफ बॉन्डिंग अलग है. तो लिख लीजिए, alkali metals have metallic bond between molecules, strength of which is inversely proportional to size. So as we go down the group, metallic bond becomes weaker, boiling point decreases. But in halogen, different molecules are held by dispersion forces, and strength of which is directly proportional to size. बस एक लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी है ये, बस ये आखिरी है, प्रॉमिस. लास्ट टॉपिक है ये. अगली क्लास में मैं स्टेट्स ऑफ मैटर करवाऊंगी. एक्चुअली लिसन, तुम्हारे +1 में स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया गया है, बट उसमें गैस लॉस करने किए बिना हमें थर्मोडायनेमिक्स समझ नहीं आएगी. इसलिए हमें गैस लॉस गैसियस स्टेट के करने पड़ेंगे. बाकी का पार्ट देखेंगे कंपटीशन में आता है या नहीं आता है, पर वो पहला जो गैस लॉज है ना वो हमें करने होंगे थर्मोडायनेमिक्स से पहले. इसलिए तुम्हारे इसमें पहले गैसियस स्टेट डाली हुई है, देखना इसमें बस गैस लॉज तक करेंगे हम. प्लीज लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है ट्राई मिथाइल अमीन. ट्राई मिथाइल अमीन मतलब कि ये कंपाउंड ट्राई मिथाइल अमीन इज pyramidal sp3 hybridized with localized electron, localized lone pair. But ट्राइसिलाइल अमीन, ट्राइसिलाइल अमीन का मतलब क्या है? नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन है उसकी जगह सिलिकॉन है. ट्राइसिलाइल अमीन, ट्राइसिलाइल अमीन इज ट्रायंगुलर, planar, sp2 hybridized. Why? और यहां पर इस तरह की डॉटेड लाइन सी भी दिखाई हुई है. ट्रायंगुलर प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. इसका रीजन क्या है? lone pair is delocalized in vacant d orbital of silicon. ये जो लोन पेयर था, लिसन एक मिनट, यहाँ नाइट्रोजन के 4 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में लोन पेयर है, 3 ऑर्बिटल में सिंगल बॉन्ड बने. जबकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका जो लोन पेयर है वो 2 पाई और इसके 3d पाई के साथ बॉन्डेड है, बैक बॉन्डिंग है. तो इसका रीजन है बैक बॉन्डिंग. कार्बन में बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि कार्बन तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता. तो ये पूछा जाता है जनरली कि ट्राइमिथाइल अमीन पिरामिडल है, sp3 है और लोकलाइज्ड लोन पेयर है, जबकि ट्राइसिलाइल अमीन में लोन पेयर नजर ही नहीं आता है बिकॉज लोन पेयर कहाँ चला गया है? सिलिकॉन के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग में यूज हो गया. तो इनकी शेप में डिफरेंस, हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस,
बैक बॉन्डिंग की वजह से, और ये हमारा बॉन्डिंग खत्म हो गया। तो प्लीज अब इसकी असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, और संडे को इसका ऑनलाइन टेस्ट है पूरी बॉन्डिंग का। तो एक प्रैक्टिस टेस्ट है संडे वाला, उसके बाद जो टेस्ट होगा उसमें 2 लेवल वाला टेस्ट होगा पूरे टॉपिक का, पर इस संडे को अभी इसका ऑनलाइन टेस्ट ही है। तो प्लीज इसको रिवाइज कर लें, अगली क्लास में कोई भी डाउट है तो पूछ लें इसको। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे बिफोर थर्मोडायनामिक्स। हाँ, ये नोट कर लिया सबने, इधर जा सकते हैं।